नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 7 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका की बातचीत एक ऐसा सुनहरा ख्वाब था जिसको दिखा के अमेरिका केवल अपना फायदा निकालना चाहता था और इस फायदे में सीधा जो मेन एडवांटेज लेता वो इजराइल होता। लेकिन इस चीज को ईरान टाइम से भांप जाता और भांपने के बाद ईरान ने जो जवाब दिया वो जवाब इतना अच्छा था कि अमेरिका खुद कंफ्यूज हो गया कि आखिर ईरान करने क्या वाला है। इस चीज को हम आपको डिटेल बताएंगे और साथ ही इस वीडियो में आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि अब इजराइल का कुछ अलग ही प्लान है। यानी अमेरिका ईरान से बातचीत करके क्या निगोशिएट करता है, क्या उससे रिजल्ट निकल के सामने आता है, इससे इजराइल को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। इजराइल अपने मकसद के लिए बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और साथ ही इजराइल एक और मुस्लिम देश पे हमला कर सकता है और ये हमला बिल्कुल नया होगा। और ये कौन सा देश है इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही कल पाकिस्तान में बड़ी दर्दनाक रूप में एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 31 से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन ये ब्लास्ट करने वाला कौन था? क्या कहीं से इसमें भारत का नाम निकल के सामने आ रहा, या फिर अफगानिस्तान का नाम निकल के सामने आ रहा, या फिर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका हाथ है? किसने ये गंदा काम किया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस समय हम गाजा की वो खबरें आपको बताएंगे जिन खबरों को आप ज़्यादातर मीडिया चैनलों पर नहीं देख पाएंगे। और साथ ही मोदी साहब से जुड़ी एक ऐसी खबर हम आपको बताएंगे जिसको सुनने के बाद आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि वास्तव में इस देश की डेमोक्रेसी आखिर कितने खतरे में है। तो यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है दोस्तों बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार देते हैं। एक इरफान भाई है, QR कोड जो बगल में लगा है उसको स्कैन करके कभी 10 कभी 20 जो मुझे डाल के देते हैं। ये बात कहना गलत होगा कि भाई उनके 10-20 रुपए से मेरा पूरा काम चल रहा, लेकिन ऐसे जो मेरे भाई हैं, चाहे इरफान भाई हो, चाहे सोहराब भाई हो, 2-4 तो मेरी अपनी बहनें हैं जो मुझे पैसे भेजती हैं, कोई 5 कोई 10। ये आपका जो प्यार है, ये प्यार मुझे मजबूर करता है कि रात के 2 बजे 3 बजे तक जाग के वीडियो बना के सुबह 10 बजे तक आपके सामने उसको प्रस्तुत कर देता हूं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक दोस्तों मैं आप तमाम लोगों को खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर इस समय दोस्तों मैं आपको अमेरिका की ही बताऊंगा। दरअसल अमेरिका ने पहले कुछ और कहा, उसके बाद जब ईरान के साथ मीटिंग शुरू होती है तो मैंने आपको सुबह की वीडियो में इस बात को डिटेल बताया था कि ये मीटिंग आमने सामने की नहीं थी, दोनों अलग अलग जगहों पे थे, बस एक दूसरे के मैसेज को एक दूसरे तक फॉरवर्ड करने वाले मीडिएटर्स थे। हाँ, जैसे ये कोई डिमांड रखते थे ईरान वाले तो जो मीडिएटर थे इनको समझाते थे कि भाई साहब ये थोड़ा सा आप कम करें। इधर जो अमेरिका के लोग बोलते थे तो मीडिएटर इनको समझाते थे कि भाई साहब इतना ऐसे नहीं हो पाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। यानी न्यूक्लियर टॉक पे जब बातचीत हुई तो ईरान ने डायरेक्ट मना किया और कहा कि भाई साहब हम न्यूक्लियर पे यूरेनियम इंक्रोचमेंट बंद नहीं करेंगे। अमेरिका जिद पकड़ गया कि भाई साहब हम बंद करवा के छोड़ेंगे, नहीं तो हमला होगा, हम सेंसन्स ठोक देंगे। उसके बाद अमेरिका ने सेंसन्स लगाए भी। ऐसे हाल में जो मीडिएटर थे वो बार बार कभी इधर कभी उधर करते रहे। 8 घंटे तक मीटिंग चली और ईरान को जब ये चीज़ लग गई कि ये जो मीडिएटर है ये थोड़ा सा अमेरिका के साइड जा रहा है, तब ईरान ने अपना सटीक दिमाग लगाया और अब्बास अराची ने बड़े ही प्यार से कहा कि देखिए आपसे जो भी मेरी बातचीत हुई है, इस बातचीत में मैं अकेले डिसीजन लेके एग्री नहीं कर सकता। मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं, कोई सुप्रीम लीडर नहीं हूं। मैं आपके तमाम मैसेज को ईरान को पहुंचा रहा हूं। मैं खुद ईरान जा रहा हूं 2-4-6 घंटे में। वहां पे हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके बातचीत करेंगे और जैसा हमारा रिस्पॉन्स होगा हम आपको बता देंगे। यानी अब्बास अराची ने बिल्कुल सेफ साइड से ना हाँ बोला ना बोला, चुपचाप वापस आते हैं। वापस आने के बाद अब स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम अपने यूरेनियम के मामले में कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं। कायदे से ये बात ये वहां भी बोल सकते थे, लेकिन कैमरे के सामने बोलना और मीटिंग में बोलना दोनों में अंतर होता है। कैमरे के सामने आप जो बोलते हैं बाद में उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग में आप कोई बात बोल के उठ गए तो वो फुल एंड फाइनल है। दैट्स वाई ईरान ने बहुत सेफ रास्ता अपनाया। ईरान ने ना हाँ कहा ना कहा कि ठीक है। बातचीत बहुत अच्छी रही, बहुत ही गुड स्टार्टअप हुआ, बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत अच्छी पहल हुई। लेकिन क्या रिजल्ट है हम आने वाले टाइम में ही आपको अपने सुप्रीम लीडर से बातचीत करके ही बता पाएंगे। यानी ईरान यहां से सेफ साइड खेल के निकल गया। अब सुनिए, एक देश है जिसको सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है और उस देश का नाम है दोस्तों इजराइल। इजराइल लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि न्यूक्लियर का मामला तो भाड़ में जाए, आप बैलिस्टिक मिसाइल का मामला क्लियर करो और इनकी जो रेंज है उसको सीमित कर दो। और कितनी? 250 किलोमीटर।
यानी 250 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की नहीं होनी चाहिए। जितनी मिसाइलें ईरान बना चुका है उनको डिस्ट्रॉय करे और आने वाले टाइम में ऐसी कोई मिसाइल ना बनाए। अब अमेरिका जब ये बात सुनता है, अपनी बात रखता है, ईरान ने एक झटके में कहा हमें कुछ नहीं सुनना। अमेरिका ने कहा अरे सुन तो लो भैया, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ईरान ने कहा सुनना ही नहीं यार, न्यूक्लियर पे बातचीत करनी है करो, बैलिस्टिक पे कोई बात नहीं करनी। इसके बाद अब आप अंदर की खबर सुनिए कि इजराइल ने खतरनाक लेवल पे अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इजराइल का प्लान बड़ा क्लियर है, इनका मंसूबा बड़ा साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच चाहे जो बात हो जाए, चाहे जो डील हो जाए, चाहे जो नेगोशिएशन हो जाए, लेकिन अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाता रहता है, न्यूक्लियर इंक्रोचमेंट करता रहता है, तो ऐसे हाल में हम अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे, हम प्रीसियस अटैक करेंगे और हम जल्द से जल्द हमला करेंगे। यानी तमाम तरह की जो एडवांस तैयारियां हैं, इजराइल उसमें जुटा हुआ है। इधर ईरान की नजर में केवल एक दुश्मन है अमेरिका, वो उससे मीटिंग करने में मशगूल है, लेकिन इजराइल इसी मौके का फायदा उठा के अपनी तैयारियों को कर रहा। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही इजराइल ने वो ड्रिल की थी कि अगर ईरान 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमारे ऊपर दाग देता है तो हम उससे कैसे बचेंगे। साथ ही जो इनके रडार सिस्टम है उनको बार बार इजराइल चेक कर रहा, साथ ही जो इनके डिफेंस सिस्टम उसको बार बार चेक कर रहा। और उसके पीछे वजह यह है कि आज नहीं तो कल इजराइल हमला करेगा जरूर, चूंकि इजराइल किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देख सकता। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल यह है कि कल इजराइल ने मीटिंग की थी और इस मीटिंग में इजराइल का अगला टारगेट कौन है पता है? इजिप्ट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़े साफ तौर पर कहा कि यार ये जो इजिप्ट है इसकी ताकत डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसकी आर्मी भी स्ट्रांग हो रही है, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी बना रहा, ये फाइटर जेटवेट भी खरीद रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आगे ज़्यादा निकल जाए। एक काम करो, इस पे क्लोज मॉनिटरिंग रखो और जब ये ज़्यादा ऊपर बढ़ने लगे तो इसको लेवल मिला देना है। यानी लेबनान, सीरिया, गाजा, फिलिस्तीन, ईरान के बाद अब नया हमला अगर कहीं इजराइल करेगा तो इजिप्ट पे करेगा और इसके सीधे संकेत अब निकल के सामने आ रहे हैं। इजिप्ट के ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग करने का काम इजराइल कर रहा है और जैसे ही इजराइल को लग जाएगा कि इजिप्ट ज्यादा आगे बढ़ रहा है, फौरन ही इजराइल इजिप्ट पे हमला करेगा। इस बात को आज ही मैं आपके सामने बता रहा हूं, इस बात को आप लिख लीजिएगा। खैर दोस्तों, इधर पूरी दुनिया की नजर इस समय ईरान पे है, ओमान पे है, रशिया पे है, चाइना पे है, भारत पे है और इधर इजराइल धीरे धीरे करके पूरे गाजा को कब्जा करता चला जा रहा। जो सेटलर्स कभी वेस्ट बैंक के अंदर अपने घरों को बना के वहां के लोगों को भगाया करते थे, आज वही सेटलर गाजा के अंदर अपने बच्चों को, अपनी औरतों को बाकायदा ट्रॉली में लेके गाजा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बीच में जब इसकी खबरें निकल के सामने आई तो जो आईडीएफ थे वहां पे जाते हैं, इजराइलियों को वहां से वापस लाते हैं। लेकिन आज फिर एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कि किस हिसाब से भाई साहब जो इजरायली सेटलर्स हैं, जो जगह जगह जाके जमीन पे कब्जा करते हैं, वो गाजा के अंदर दाखिल हो रहे हैं और गाजा के अंदर भी कब्जा करने का इनका प्लान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच इजराइल लगातार गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक भी कर रहा है और ये अपने आप में सबसे संवेदनशील खबर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर जो न्यूज चैनल हैं वो केवल ईरान की खबरों को कवर कर रहे हैं और ऐसी चीजों का फायदा उठा के इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, इस बात को आप समझिएगा। खैर, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा इशारा देते हुए कहा कि अब ईरान के साथ दोबारा बातचीत होगी और ईरान से अगर बातचीत होगी तो फिर बड़ा मतलब साफ है कि या तो ईरान शर्तों पे झुकेगा या तो अमेरिका शर्तों पे झुकेगा। ईरान का रुख देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि ईरान किसी भी शर्त पे झुकने को तैयार है, चूंकि ईरान स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा। लेकिन अमेरिका बार बार ईरान की शर्तों को मान रहा है। जैसे तुर्की में मीटिंग होनी थी अमेरिका से और ईरान ने कहा कि नहीं, तुर्की नहीं, ओमान में करो, अमेरिका भाग के आ गया। फिर ये हुआ कि 3-4 मुद्दों पे बातचीत होगी, ईरान ने कहा नहीं, केवल जो न्यूक्लियर उस पर बातचीत होगी। अब न्यूक्लियर पे ही बातचीत हो रही तो अमेरिका ने कहा कि तुम इतना यूरेनियम इंक्रोच नहीं करोगे, ईरान ने कहा नहीं, अमेरिका कह रहा ठीक है हम देखते हैं। यानी हर सूरत हाल में अमेरिका धीरे धीरे घुटनों पे आ रहा है। वो तो एप्स्टीन फाइल जैसा केस है कि इजराइल अमेरिका को ब्लैकमेल करा, दैट्स व्हाई अमेरिका कुछ सुनने और सहने को तैयार है, अदरवाइज अब तक ये डील हो गई होती। अब सुनिए, इधर ये पूरी दुनिया में चल रहा, इधर कल पाकिस्तान में जो बम ब्लास्ट हुआ था इसके बारे में आपको 2-3 अपडेट देना चाहता हूं। कल शाम को जब फजर की नमाज होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आपके धर्म से मेरा ताल्लुकात नहीं, तो मैं भी जो मेरी मालूमात है थोड़ी सी गड़बड़ हो तो उसके लिए अभी से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कल जब नमाज हो रही थी उस समय अचानक से एक आत्मघाती हमला मस्जिद में होता है। अब चूंकि कल जुमे का दिन था
तो जुमे के दिन ज़्यादातर जो मुसलमान भाई हैं वो अपना सारा काम छोड़ के मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि जो जुमे की नमाज है उस नमाज का बड़ा महत्व होता है। तो जो मस्जिद थी सिया मस्जिद, वो मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। अभी आप मुझे टोकेंगे कि तुमने सिया मस्जिद क्यों बोला, उसके पीछे वजह अब आपको बताता हूँ। तो ये जो सिया मस्जिद थी खचाखच भरी हुई थी। खचाखच भरे होने की वजह से उसमें 200 से 250 से 300 लोग, जो अलग अलग आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, उसमें कई सारे IG DIG रैंक के लोग थे, वो तमाम लोग मौजूद थे। इसी दौरान पेशेवर का एक 32 साल का नौजवान वहाँ पे आता है। आने के बाद फियादीन तरीके से वहाँ पे हमला करता है और हमला करने के बाद कम से कम 40 लोगों को वहाँ पे मार देता है। 40 नमाजियों की मौत होती है और साथ ही 150 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। और इस मामले में अब अफगानिस्तान का नाम धीरे धीरे निकल के सामने आ रहा है। वहाँ के जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो शख्स इस हमले का जिम्मेदार है, हालांकि वो पाकिस्तान का ही नागरिक है, पाकिस्तान के पेशेवर का ही है, लेकिन उसका जाना आना अफगानिस्तान कई मरतबा हुआ है। क्या कुछ फेडरल मिनिस्टर ने कहा, एक बार आप खुद अपने कानों से सुन लें। सुने आप। दहशतगर्द ने खुद का इस्तेमाल किया, उसके बारे में मालूमात मिल चुकी है। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात, उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशतगर्दी है इसमें एक ही पैटर्न है। एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मजहब के नाम पर दहशतगर्दी, और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर BLA की दहशतगर्दी है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से एक शख्स पाकिस्तान का होकर अफगानिस्तान जाता है और अफगानिस्तान ने इनके बताए के हिसाब से उसका ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करके इतना बड़ा बम ब्लास्ट करवा दिया। अब सुनिए, इस बम ब्लास्ट में ऐसा नहीं कि केवल सिविलियन मारे गए या फिर मासूम या फिर कमजोर लोग मारे गए। जो इस्लामाबाद के IG हैं अली नासिर रिजवी, उनका अपना भाई भी मारा गया। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, वहां पे जो मौजूद प्रवक्ता हैं उन्होंने खुद कहा, आप थोड़ा सा खुद सुन लें। ये जो सानिया हुआ है, ये दहशतगर्दी जो हुई है कसरत में, जामिया वलील असर में, इनमें खुद IG साहब के फर्स्ट कजन जो हैं वो जवान साल मातमी, वो आजादार, वो भी शहीद हुए हैं। अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ पे उस शहीद की डेड बॉडी उठवाई है और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है और उनका एक ही बेटा था। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से जो वहां के IG हैं उनके ही भाई मारे गए। यानी मतलब बड़ा साफ है कि पाकिस्तान में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। और अब कई सारे जो सिया हैं, जो मैंने अभी सिया मस्जिद बोला था, क्यों बोला था बात सुनिए, कई सारे जो सिया हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी अब इजराइल जैसा हो गया है सियाओं के लिए। चूंकि पिछले कई महीनों से जो सिया लोग हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, चूंकि सिया वहाँ पे माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में होने की वजह से उनको धर्म के नाम पे, सिया सुन्नी के नाम पे और अलग अलग जो फिरके चलते हैं उसके नाम पे टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे हाल में अब इन लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है और फिर कई ऐसे संगठन भी बनेंगे। अभी से आपको बता दे रहा हूं, कई ऐसे संगठन बनेंगे जो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में सिया सुन्नी की लड़ाई को और बढ़ाएंगे। और इसी बीच अब आप सुनिए, इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जिन संगठनों के ऊपर अक्सर पाकिस्तान जिम्मा ठोक देता था, अक्सर सबसे पहले पाकिस्तान भारत का नाम लेता था, लेकिन इस बार भारत का नाम नहीं लिया तो भारत यहाँ पे क्लीन चिट पा जाता है। दूसरा, अफगानिस्तान का नाम बार बार आ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ अभी तक पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब सुनिए, जिस TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नाम लेके अक्सर ये कहते थे कि भाई साहब TTP ने ही किया होगा, उस TTP ने भी साफ तौर पे इनकार कर दिया और कहा कि इस हमले में हमारा कोई योगदान नहीं है, भैया हमको मत फंसाओ। अब सुनिए, अब जांच पड़ताल इस एंगल पे पहुंची है कि इस पूरे हत्याकांड में ये जो मास नरसंहार हुआ, इस मामले में ISIS का हाथ है। मतलब आप सोच के देखिए कि किस हिसाब से ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं, इस वजह से मैं बार बार आपको वार्न करता हूं कि ये जो बहुत कट्टर बनाते हैं आपको, अंत में आपको कहीं का नहीं छोड़ते। इस बात को आप समझिएगा, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ज्यादा कट्टरता आपको गलत रास्तों पे लेके जाती है। इसका एग्जाम्पल आप उस 32 साल के पेशेवर के लड़के को देख लीजिए कि भाई साहब अपने ही भाइयों के बीच नमाज पढ़ने गया, बम बात के फट गया। अब आप सोचिए इसका जवाब कौन देगा। खैर, अभी के लिए खबर यह है कि पाकिस्तान में इस समय इमरजेंसी जैसे हालात हैं। पाकिस्तान की जनता वैसे भी ऑलरेडी बहुत परेशान है। वहाँ पे पैसे की इस कदर कमी हो चुकी है कि बाकायदा वहाँ पे कानून पास करना पड़ा कि जो शख्स नालों के जो गार्बेज होते हैं, जो नाले होते हैं, जो सीवर होते हैं, उनके ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं लोहे के, उसके ऊपर बाकायदा लॉ पास करना पड़ा पाकिस्तान के अंदर कि अगर इस लोहे को कोई चुराएगा
चुरा के बेचेगा या फिर कोई खरीदेगा तो उसको कम से कम 10 साल की सजा होगी और कई लाख रुपए जुर्माना लगेगा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, वहीं के लोग बोल रहे हैं, एक बार वीडियो में सुन ले आप। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इस हिसाब से ये मोहतरमा बता रहे हैं कि हमने एक नया कानून बनाया है कि अब अगर कोई नालों का ढक्कन चुराता है तो उसके साथ क्या होगा। और ये भाई साहब बताते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हर चीज में अल्लाह ताला का नाम लेते हैं ये, और उनके नाम पे क्या करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, बम फोड़ लेंगे। सोचिएगा क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, उस चीज को समझिएगा कि भाई साहब ज्यादा ही कट्टर बनते हैं। और आज इनके यहाँ चोरी इस कदर पहुंच चुकी है कि 10 साल की सजा का प्रावधान करना पड़ा बाकायदा कानून बना के। खैर ये चीजें हमारे यहाँ भी है। अब सुनिए, अखिलेश यादव का एक वीडियो आपको दिखाऊंगा और उससे पहले उसका कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूं। भाई साहब दिल्ली से अपडेट निकल के सामने आई कि पिछले 15-20 दिनों में ही 500 से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा इंसान गायब हो गए। और इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, और क्यों नहीं बोलूंगा वो आप जानेंगे अभी। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। 500 लड़कियां गायब हुई है और उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोग गायब हैं। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, युवतियां, यहाँ पर बच्चे और लोग गायब हैं। उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोग गायब हैं। सोचिए आप, सरकार सो रही है, सरकार किसी और होश में है, होश में नहीं रहती सरकार। ये समझते हो जगे रहते, नहीं जग जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते हैं लोग। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अखिलेश यादव ने बड़ा स्पष्ट इल्जाम लगाया कि क्या हो रहा है दिल्ली उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब सुनिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये आंकड़े जो हैं गलत नहीं है, लेकिन हर साल के इतने आंकड़े हैं तो इस मामले को इतना हाईलाइट नहीं किया जाना चाहिए, और जो हाईलाइट कर रहे हैं उनके ऊपर FIR होगी। यह दिल्ली पुलिस का स्टैंड है। अब इस मामले में आपका क्या कहना है वो आप ही जानो भाई साहब। खैर तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।